So hello my dear students, my name is Anil Sharma and I welcome you all to our YouTube channel. तो आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं कि ऑर्बिटल्स के शेप कैसे होते हैं। प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में हमने क्वांटम नंबर्स का कॉन्सेप्ट क्लियर किया था और वहां पे हमने क्लियरली देखा था कि शेल्स होते हैं, राइट? शेल्स में होते हैं सब शेल्स और जो सब शेल्स होते हैं उसमें होते हैं नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। चलिए, तो ये जो सब शेल्स होते हैं ऑर्बिटल्स, उसके शेप कैसे होते हैं? जैसे s ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल है, d ऑर्बिटल है, f ऑर्बिटल है, तो उनके शेप कैसे होंगे? अगर मुझे ये शेप ऑफ ऑर्बिटल्स फाइंड करना है तो मैं क्या करूंगा? ये क्वेश्चन बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, क्योंकि अभी तक जो हमने पढ़ा उसमें से क्लियर चीज हमें पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व नहीं कर रहा है, वो वेव के फॉर्म में है। और वेव के फॉर्म में किस तरह से रिवॉल्व कर रहा है वो भी पता नहीं। क्यों? क्योंकि हाइजेनबर्ग के हिसाब से इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करता है वेव के फॉर्म में, तब ना तो उसकी पोजीशन ना ही मोमेंटम साइमल्टेनियसली सर्टेनिटी से फाइंड कर सकते हैं। हम फाइंड करेंगे तो थोड़ी अनसर्टेनिटी तो रहेगी। तो अब मैं इलेक्ट्रॉन का शेप, ऑर्बिटल का शेप कैसे फाइंड करूंगा? इलेक्ट्रॉन जो मोशन कर रहा है तो इस हिसाब से ऑर्बिटल का शेप क्या होता है, हमें ये फाइंड करना है। तो फाइंड करने के लिए हमें किसका यूज करना पड़ेगा? साइ, which is a wave function. Well, it has no physical meaning. इसका कोई भी फिजिकल मीनिंग नहीं है। क्लियर? तो अब मैं क्या करूंगा? तो यू नो वेरी वेल, श्रोडिंगर ने अपना एक वेव इक्वेशन दिया था, पूरा वेव इक्वेशन, राइट? मेरे वीडियो लेक्चर नंबर 14 में देखो, आपको वहां पे पूरा श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन से रिलेटेड डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। क्लियर? तो श्रोडिंगर्स वेव, नॉट 14, 16, 15, 16 वीडियो लेक्चर्स में। तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे, पूरा डिटेल में सॉल्व करेंगे, तब मुझे साइ की वैल्यू मिलेगी। साइ की एक वैल्यू नहीं है, बहुत सारी वैल्यूज आती है। और जब मैं उस साइ की वैल्यू को ग्राफ के फॉर्म में प्लॉट करता हूं, तो मैं ये देखता हूं कि कुछ रीजन्स ऐसे होते हैं जहां पे इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है और कुछ रीजन ऐसे होते हैं जहां पे इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी कम होती है। लेकिन सबसे पहले ये चीज समझनी होगी कि जब हम पूरा इक्वेशन सॉल्व करते हैं, वेल हम लोग सॉल्व तो नहीं करने वाले, बिकॉज मैंने उस लेक्चर में बोला था कि ये जो श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन है उसको सॉल्व करने के लिए हायर मैथमेटिक्स रिक्वायर्ड है, जो हमें 12th या कॉलेज में फर्स्ट सेकंड ईयर में बिल्कुल अप्लाई नहीं करेंगे। तो अगर मुझे श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन सॉल्व करना है तो हम लोग नहीं करेंगे। लेकिन हम लोग ये जरूर देखेंगे, जब हम श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो मुझे साइ की वैल्यू जो मिलती है ना, वो प्लस भी मिलती है, माइनस भी मिलती है, दोनों वैल्यू मिलती है। पॉजिटिव साइन में भी मिलती है, नेगेटिव साइन में भी मिलती है। और जब मैं इस साइ की वैल्यू का ग्राफ प्लॉट करता हूं तो बहुत सारे ग्राफ मिलते हैं। क्यों? क्योंकि साइ की एक वैल्यू नहीं मिलती है, बहुत सारी वैल्यूज मिलती है। तो श्रोडिंगर ने ये बोला है कि हम लोग सारी वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेंगे, सारी वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो कुछ वैल्यू एक्सेप्ट करनी है, उससे रिलेटेड उसने कुछ कंडीशंस दी। हम लोग ऐसा ग्राफ एक्सेप्ट करेंगे जिसमें साइ की वैल्यू फाइनाइट हो, इनफाइनाइट नहीं, एक फाइनाइट सिंगल वैल्यू मिले, और वो जो ग्राफ मिले वो कंटिन्यूअस यानी एंड नहीं हो, इनफाइनाइट लेवल का नहीं जाएगा लेकिन कंटिन्यूअस मिलेगा। क्लियर? तो ऐसे साइ की वैल्यू हम लोग एक्सेप्ट करेंगे। मान लीजिए कि बेहतरीन से आपको एग्जांपल दे देता हूं, ठीक है? एक मैं आपको ग्राफ प्लॉट करके दिखा रहा हूं, ध्यान से समझना कि सपोज मैंने साइ की वैल्यू फाइंड कर दी और अब मैं साइ वर्सेस आर का ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं। तो मुझे बहुत सारी वैल्यूज मिली, साइ वर्सेस आर का ग्राफ प्लॉट करते हैं तो मुझे एक ग्राफ ऐसा मिला। मान लीजिए कि सपोज ये इस तरह का वेव मुझे मिल रहा है। क्लियर? क्या ये हम एक्सेप्ट करेंगे? नहीं। क्यों? रीजन बताता हूं। ये वैल्यू देखो, क्लियर? यहां पे अगर मैं स्ट्रेट लाइन प्लॉट करूं तो ये जो डिस्टेंस है, मान लीजिए कि ये डिस्टेंस करीबन न्यूक्लियस से थोड़ा 0.2 नैनोमीटर के आसपास का डिस्टेंस है, मान लेते हैं। तो इस डिस्टेंस पे साइड की वैल्यू मुझे 2 मिल रही है, एक यहां पे, एक यहां पे। तो ये ग्राफ मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि साइड की वैल्यू मुझे सिंगल मिलनी चाहिए। एक पॉइंट पे एक ही वैल्यू मिलेगी, दो वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं होगी। एक पॉइंट पे यानी न्यूक्लियस है, यहां इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी होगी या नहीं, इलेक्ट्रॉन होगा या नहीं। तो इस पोजीशन पे जब मैं साइ की वैल्यू फाइंड करूंगा तो मुझे एक ही वैल्यू मिलनी चाहिए, एक से ज्यादा वैल्यू नहीं मिलनी चाहिए। तो ये मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। समझ? आई विल नॉट एक्सेप्ट इट। क्यों? क्योंकि वैल्यू सिंगल होनी चाहिए। समझ? दूसरा, फाइनाइट होना चाहिए, यानी ये ग्राफ इनफाइनाइट तक नहीं जाना चाहिए। ये ग्राफ कहां पे जाएगा, कहां पे एंड होगा पता नहीं, इनफाइनाइट जाएगा, तो ये भी एक्सेप्ट नहीं होगा। ग्राफ फाइनाइट होना चाहिए।
हाँ कंटिन्यूस है, ग्राफ कंटिन्यूस है, ये बात अलग है, ये ग्राफ कंटिन्यूस है, लेकिन सिर्फ एक वैल्यू सिर्फ एक कॉन्सेप्ट के बेस पे हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। यानी जब मैं साई की वैल्यू एक्सेप्ट करूंगा तो श्रोडिंगर ने ये बताया कि आप ऐसी वैल्यू एक्सेप्ट करो जिसमें एक पर्टिकुलर पॉइंट पे साई की वैल्यू एक ही हो, दो या दो से ज्यादा नहीं हो, कुछ इस तरह से समझना ध्यान से। इस पॉइंट पे साई की वैल्यू ये दो मिल रही है, एक यहां पे एक यहां पे, कैसे एक्सेप्ट करूंगा? नहीं कर सकते, एक ही सिंगल वैल्यू होनी चाहिए। दूसरा चीज, ग्राफ फाइनाइट होना चाहिए, ये ग्राफ इनफाइनाइट जा रहा है, सिंपल है। कंटिन्यूस यानी कहीं पे स्टॉप नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब ये ग्राफ कंटिन्यूस नहीं होगा, ये कंटिन्यू नहीं होगा, है ना, यहां पे होल्ड कर रहा है फिर, तो ये कंटिन्यूस ग्राफ नहीं होगा, ठीक है। इस तरह से मुझे कंटिन्यूस ग्राफ मिलना चाहिए और फाइनाइट होना चाहिए अप टू सर्टेन लेवल, इनफाइनाइट नहीं, फाइनाइट लेवल, क्लियर। तो सारे ऑर्बिटल के लिए 1s 2s 2p 3s 3p, सारे ऑर्बिटल के लिए जब मैं साई की वैल्यू फाइंड करूंगा तो एक से ज्यादा वैल्यू मिलेगी। हर एक वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेंगे, कुछ ऐसी वैल्यू एक्सेप्ट करेंगे जो इससे फुलफिल करेगा, और इस तरह के ग्राफ मुझे नहीं मिलेंगे। तो किस तरह के ग्राफ मिलेंगे? आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए 1s ऑर्बिटल, समझना ध्यान से, मान लीजिए 1s ऑर्बिटल है, उसके लिए मैं साई की वैल्यू अलग अलग पोजीशंस पे फाइंड करूंगा, अलग अलग पोजीशंस पे, यहां पे 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 यहां पे, ठीक है। ये फाइंड होगा, फाइंड ऐसे करते हैं तो वो हम देखेंगे नहीं, सिर्फ आपको आइडिया दे रहा हूं कि ये है 3 डायमेंशन, ये आप ये आपका 3 डायमेंशन है, ठीक है। मान लीजिए इस पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन है, तो यहां से ऐसे ड्रॉ करेंगे, इस तरह से करेंगे, इस तरह से करेंगे, इस तरह से करेंगे, ये मींस उसने बहुत सारी चीजें अप्लाई की, आर, थीटा, फाई, एंगल वगैरह वगैरह, वो सारी चीजें अप्लाई करके उस पॉइंट पे साई की वैल्यू फाइंड की। हम लोग हायर मैथमेटिक्स अप्लाई करने की क्या जरूरत है? तो 1s के लिए मुझे एक वैल्यू नहीं मिली, एक से ज्यादा वैल्यू मिली, इनफाइनाइट वैल्यू मिली, और जब मैंने ग्राफ प्लॉट किया तो एक से ज्यादा ग्राफ मिले, एक से ज्यादा। लेकिन कौन सा ग्राफ एक्सेप्ट करेंगे? जिसमें साई की वैल्यू फाइनाइट होगी, कंटिन्यूअस ग्राफ होगा और फाइनाइट होगा, सॉरी साई की वैल्यू सिंगल होगी, फाइनाइट ग्राफ होगा, यानी इनफाइनाइट लेवल तक नहीं जाएगा, और कंटिन्यूअस होगी। तो 1s ऑर्बिटल के लिए ये ग्राफ एक्सेप्ट हुआ, साई का, साई वर्सेस आर का ये ग्राफ एक्सेप्ट हुआ। दोस्तों ध्यान से देखना, क्यों ये ग्राफ एक्सेप्ट हुआ वो मैं बताता हूं। इस ग्राफ में मुझे इस तरह से मिलेगा, तो आप क्या देख सकते हो? पहली चीज आप क्या देखोगे? पहली चीज समझना ध्यान से, इसको मैं थोड़ा बराबर प्रॉपर से कर देता हूं, ये कुछ इस तरह से होगा, फाइनाइट, यानी इनफाइनाइट एक नहीं जाके आगे जाके कहीं पे मीट हो जाएगा इसको, यानी इनफाइनाइट नहीं है, फाइनाइट है, तो ये वैल्यू फिक्स होगी, फाइनाइट। कंटिन्यूस है, फ्यू कंटिन्यूस है, और हर एक वैल्यू सिंगल। अब यहां पे साई की वैल्यू 1 मिल रही है, यहां पे साई की वैल्यू 1 मिल रही है, यहां पे साई की वैल्यू 1 मिल रही है, यहां पे साई की वैल्यू, यानी हर एक डिस्टेंस पे साई की वैल्यू 1 ही मिलनी चाहिए, मिल रही है। ग्राफ कंटिन्यूस होना चाहिए, कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस हो रहा है, और फाइनाइट होना चाहिए, यस ये फाइनाइट है, यहां पे एक जगह पे मीट हो जाएगा, यानी ये ग्राफ एक्सेप्टेड, ठीक है, ठीक है। अब साई क्या है? वेव फंक्शन है, नो फिजिकल मीनिंग, साई का कोई फिजिकल मीनिंग नहीं है। लेकिन एक चीज और बताइए कि साई की वैल्यू प्लस भी होनी चाहिए, माइनस भी होनी चाहिए। माइनस कैसे होगी? इलेक्ट्रॉन नेगेटिव डिस्टेंस कैसे दिखाएगा? रेडियस से डिस्टेंस दिखाएगा, नेगेटिव नहीं, प्लस दिखाता है। यानी हर एक वैल्यू को मुझे प्लस में कन्वर्ट करना है, हर एक वैल्यू को मुझे प्लस में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे? हर एक वैल्यू को मुझे प्लस में कन्वर्ट करना है, तो मैं साई का स्क्वायर कर दूंगा। अगर मैं साई का स्क्वायर करूंगा तो चाहे प्लस हो या माइनस हो, आंसर किसमें मिलेगा? प्लस। इसका फिजिकल मीनिंग होता है बच्चों, इसका फिजिकल मीनिंग होता है। इसका फिजिकल मीनिंग क्या होगा? इट इंडिकेट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स। न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन कितने डिस्टेंस पे होगा, इंडिकेट करेगा ये। तो अब मैं क्या करता हूं, यही ग्राफ साई की वजह हर एक वैल्यू को स्क्वायर में कन्वर्ट करके 1s ऑर्बिटल के लिए फाइंड करता हूं। चलिए 1s ऑर्बिटल के लिए फाइंड करेंगे कुछ इस तरह से, साई स्क्वायर वर्सेस आर, साई स्क्वायर वर्सेस आर का ग्राफ क्या होगा? तो बच्चों साई स्क्वायर वर्सेस ग्राफ का, साई स्क्वायर वर्सेस आर, आर यानी इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस किस तरह से होगा? तो ये ग्राफ सेम मिल रहा है, ये ग्राफ सेम मिल रहा है, ये ग्राफ फाइनाइट भी है,
है ना, एक जगह पे मीट होगा, इनफाइनाइट लेवल तक नहीं जा रहा है। यहां पे सिंगल वैल्यू भी है, यस, कोई भी पॉइंट लेके फाइंड कर लो, एक ही मिल रही है साई की वैल्यू, एक पॉइंट पे एक से ज्यादा नहीं मिल रही है ना, ठीक है, और कंटिन्यूस है, यस, ग्राफ कंटिन्यूस है, कहीं पे भी अटक नहीं रहा है ना, ये चीज होती है। इसका मतलब अब 1s ऑर्बिटल में हर एक पॉइंट के लिए ये ग्राफ प्लॉट करने के बाद अगर मैं ऑर्बिटल में हर एक पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन, ये जितनी भी पोजीशंस है यहां पे इलेक्ट्रॉन होगा, यहां पे इलेक्ट्रॉन होगा, इस पोजीशन में, ये पोजीशंस को जब मैं प्लॉट करूंगा, इलेक्ट्रॉन का क्लाउड, इलेक्ट्रॉन की पोजीशंस का क्लाउड बनाऊंगा ना, जब ये सारी पोजीशंस लेके हर एक पॉइंट पे, न्यूक्लियस के पास, ये न्यूक्लियस, ये जीरो यानी न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस से दूर जा रहा है, तो न्यूक्लियस के पास साई की वैल्यू मैक्सिमम, साई की वैल्यू हाईएस्ट, न्यूक्लियस के पास साई की वैल्यू हाईएस्ट, यानी न्यूक्लियस के पास 1s का इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम टाइम स्पेयर करेगा, वहां पे उसको मजा आएगा, वहां पे बहुत देर तक रुकेगा न्यूक्लियस के पास। जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जा रहे हो, साई की वैल्यू कम हो रही है, यानी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जाएगा, लेकिन दूर जाके वापस वो न्यूक्लियस के पास ही आ जाएगा। क्यों? उसको बहुत मजा कहां पे आ रहा है? न्यूक्लियस के पास आ रहा है, इसलिए वो ज्यादा से ज्यादा न्यूक्लियस के पास रहेगा, है ना। तो ये चीज अगर मैं डायग्रामेटिकली दिखाऊंगा तो मुझे कैसा मिलेगा पता है? ऐसे पुराने जमाने की नेशनल म्यूजिक चैनल, ये ऐसे मिलेगी। अब देखो आपको बहुत मजा आने वाला है। ये डायग्राम कर लो, आपको इतना समझ में आ जाएगा कि भाई एटम कुछ अब इस तरह से दिखने वाला है। आप क्या देख सकते हो, मैंने है ना एक जगह पे रीजन बहुत ही डार्क बना दिया है और न्यूक्लियस से दूर रीजन जो है लाइट बनाते जा रहा हूं और डॉट की इंटेंसिटी कम करते जा रहा हूं, डॉट की इंटेंसिटी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? ये डॉट इलेक्ट्रॉन नहीं है, पहली चीज ये क्लियर कर देते हैं, डॉट इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ये डॉट क्या है? डॉट क्या है? ये ऐसी पोजीशन है जहां पे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास घूमते घूमते जरूर आएगा। 90% से भी ज्यादा चांसेस है इलेक्ट्रॉन आने के वहां पे, और ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन कौन सी पोजीशन पे आएगा? न्यूक्लियस के पास। अरे न्यूक्लियस के पास आएगा, ज्यादा से ज्यादा न्यूक्लियस के पास आएगा। जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जाओगे, इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी कम होती जाएगी, है ना। डॉट की इंटेंसिटी कम हो रही है, डॉट की इंटेंसिटी कम हो रही है, तो कौन से मैक्सिमम डिस्टेंस तक जाएगा? एक काम करते हैं, इसमें से मैं एक प्लेन पास करके देखता हूं। प्लेन, तो मुझे प्लेन कैसा मिलेगा? एक जब मैं प्लेन पास करूंगा ना इसमें से, तो मुझे प्लेन ऐसा मिलेगा। अब ये सर्कल नहीं है, ये स्फीयरिकल शेप है। मैंने स्फीयर वर्ड क्यों यूज किया, उसका रीजन बता रहा हूं। क्यों मैंने स्फीयर वर्ड यूज किया? रीजन, मैंने स्फीयर वर्ड इसलिए यूज किया क्योंकि मैंने प्रूव कर लिया है कि एटम 3 डायमेंशन होता है। अगर मैं सर्कल वर्ड यूज करूंगा तो सर्कल 2 डायमेंशन होगा। बहुत ही सिंपल चीज है, आपको बताता हूं। फुटबॉल ले लो, कौन सा शेप है? 3 डायमेंशन है। क्या बोलते हैं? फुटबॉल इज स्फीयरिकल शेप। फुटबॉल को बीच में से काट दो, बीच में से काट दिया, अब उसका सरफेस कैसा दिखेगा? सर्कल, 2 डायमेंशन, है ना। तो ये स्फीयरिकल शेप है, यानी ये फुटबॉल के जैसा है। अब फुटबॉल के अंदर हवा होती है, जैसे ही इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी है, वहां पे इलेक्ट्रॉन की पोजीशन ज्यादा होती है, यानी फुटबॉल के अंदर हवा ज्यादा मैक्सिमम होगी, वैसे ही स्फीयरिकल शेप के अंदर इलेक्ट्रॉन की चांसेस होने के ज्यादा, प्रोबेबिलिटी होने की ज्यादा चांसेस है। इलेक्ट्रॉन ज्यादा से ज्यादा वहां अवेलेबल होगा, यानी इस स्फीयरिकल शेप के अंदर इलेक्ट्रॉन ज्यादा से ज्यादा पाया जाएगा। 90% से भी उसके चांसेस ज्यादा है। इसे बोलते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स। एटॉमिक ऑर्बिटल्स यानी ऐसा रीजन जहां पे इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी 90% से भी ज्यादा हो, तो ये वैसा रीजन है। बोलो समझ में आया? बोलो समझ में आया? शेप ऑफ ऑर्बिटल कुछ इस तरह से डिसाइड करते हैं। तो जब मैं मैथमेटिकली साई की वैल्यू सॉल्व करूंगा तो मुझे एक वैल्यू नहीं मिलती, एक से ज्यादा वैल्यू मिलती है, एक से ज्यादा वैल्यू मिलती है। कौन सी वैल्यू एक्सेप्ट करेंगे? जो फाइनाइट हो, यानी उसका ग्राफ फाइनाइट फिक्स एक अप टू सर्टेन डिस्टेंस आएगा, कंटिन्यूस हो, वो ग्राफ कंटिन्यू होना चाहिए, कहीं पे भी ब्रेक नहीं होना चाहिए, और सिंगल, हर एक पॉइंट पे एक वैल्यू ही होनी चाहिए, एक से ज्यादा वैल्यू नहीं होनी चाहिए, जैसे इस तरह से ग्राफ है ना। तो मुझे कौन सा शेप मिला? 1s ऑर्बिटल का स्फीयरिकल। अरे बाप रे, 1s ऑर्बिटल का स्फीयरिकल शेप मिला, यानी
ये स्फेरिकल शेप क्या है? ये ऑर्बिटल का शेप नहीं है, ये बाउंड्री सरफेस है। ये बाउंड्री सरफेस का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि ये बाउंड्री सरफेस के रीजन के अंदर इलेक्ट्रॉन ज्यादा से ज्यादा अवेलेबल होगा, उसके बाहर इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी कम होगी, इलेक्ट्रॉन के चांसेस होने के चांसेस कम होते हैं, इलेक्ट्रॉन कम होगा, है ना? यस, दैट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो ये बाउंड्री सरफेस क्या इंडिकेट करेगा? अंदर इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है, ठीक है। और उसमें भी ये डार्क रीजन क्या इंडिकेट कर रहा है? ये डार्क स्पॉट ये इंडिकेट कर रहा है कि ये ऐसी ऐसी पोजीशंस है जहां पे इलेक्ट्रॉन एंजॉय करेगा, ज्यादा से ज्यादा टाइम एंजॉय करेगा, है ना? जैसे बीच पे एंजॉय करते हैं, है ना? ज्यादा ऐसा ही कुछ यहां पे ज्यादा एंजॉय करेगा। वहां पे हमें जो प्लेस अच्छी लगती है वहां पे हम ज्यादा स्टे करते हैं ना, घूमने जाएंगे तो वहां पे ज्यादा स्टे करेंगे जो चीज अच्छी लगती है। इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस, 1s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस अच्छा लगता है, इसलिए वो न्यूक्लियस के पास ज्यादा अवेलेबल होगा। ये है 1s ऑर्बिटल के लिए। बच्चों समझ में आ गया होगा, बच्चों समझ में आ गया होगा। अब मैं बात करूंगा 2s ऑर्बिटल के लिए। अब मैं वही चीज करूंगा, मैथमेटिकली साई की वैल्यू डिराइव करूंगा। साई की वैल्यू बहुत सारी मिल रही है, उससे हिसाब से मुझे बहुत सारे ग्राफ मिल रहे हैं, लेकिन सारे एक्सेप्ट नहीं करूंगा। ऐसे ही ग्राफ एक्सेप्ट करूंगा, ऐसे ही वैल्यू एक्सेप्ट करूंगा जो ये फुलफिल करेगा, ठीक है। तो 2s के लिए मुझे ग्राफ कैसा मिल रहा है? 2s ऑर्बिटल के लिए मेरे प्यारे बच्चों कैसा ग्राफ मिल रहा है? ध्यान से देखना, मुझे 2s ऑर्बिटल के लिए ग्राफ ऐसा मिल रहा है, कंटिन्यूअस, फाइनाइट एंड समवॉट लाइक दिस। अब आगे जाके मीट हो जाएगा, ऑलमोस्ट लाइन को मीट हो जाएगा। तो ये फाइनाइट होगा, यस फाइनाइट है अप टू सर्टेन डिस्टेंस। ये सिंगल है, हाँ, हर एक पॉइंट पे मुझे एक वैल्यू मिल रही है, हर एक पॉइंट पे मुझे एक वैल्यू मिल रही है, हर एक पॉइंट पे साई की सिंगल वैल्यू मिल रही है, हर एक पॉइंट पे साई की सिंगल वैल्यू मिल रही है। यस, कंटिन्यूअस है, हाँ, ग्राफ कंटिन्यूअसली आगे बढ़ रहा है, कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है आगे। अब मैंने क्या बोला? साई की वैल्यू प्लस भी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है, तो ये प्लस है, माइनस है, हो गया 2s ऑर्बिटल के लिए। लेकिन साइन का तो कोई मीनिंग है ही नहीं, और माइनस साइन क्या एक्सेप्ट करूंगा? वो मींस माइनस साइन के यूज करके मैं पोजीशन कैसे फाइंड करूंगा? प्रॉब्लम होता है, इसलिए मैं क्या करूंगा? सारे नेगेटिव को भी प्लस करने के लिए साई स्क्वायर कर देता हूं। ये क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी। अब मैं इसका ग्राफ प्लॉट करता हूं, मजा आने वाला है, मजा आने वाला है। अब मैं इसका ग्राफ प्लॉट करता हूं। तो दोस्तों ग्राफ मुझे कुछ ऐसा मिलेगा, मेरे जीवन साथी प्यार किए जाओ, ये ऐसा मिलेगा। जवानी दीवानी, चलो ये ऐसा ग्राफ मिलेगा। क्या बात है, ग्राफ ध्यान से देखो, कंटिन्यूस है, हाँ जी कंटिन्यूस है, फाइनाइट है, यस, यहां पे आगे जाके कहीं ना कहीं पे मीट होने वाला है, वहां पे इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी जीरो, हाँ, कोई भी पॉइंट ले लो, ये पॉइंट पे साई की वैल्यू एक ही है, ये पॉइंट पे साई की वैल्यू एक ही है, ये पॉइंट पे साई की वैल्यू एक ही है, ये पॉइंट पे साई की वैल्यू, ऐसे ऐसे पॉइंट जहां पे साई की वैल्यू 1 होती है वही एक्सेप्ट करो, हो गया। लेकिन मुझे ये दिक्कत हो रही है कि इस ग्राफ को समझने के हिसाब से मैं देखूं कैसे, मींस इलेक्ट्रॉन 2s का जो इलेक्ट्रॉन होता है, 2s ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन वो कहां हो सकता है? तो न्यूक्लियस के पास हो सकता है। अरे ये तो प्रॉब्लम वाली बात हो गई, क्यों? 1s का इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास है, तो ये 2s का वहां क्या कर रहा है? 2s का इलेक्ट्रॉन वहां क्या कर रहा है? तो श्रोडिंगर ने ऐसा बोला, ये ग्राफ देख के कैसे बोला कि s ऑर्बिटल जो भी होता है, चाहे 1s हो, चाहे 2s हो, चाहे 3s हो, चाहे 4s हो, चाहे 5s हो, चाहे 6s हो, जो भी होता है, हर एक s ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास तो होगा ही, लेकिन जैसे जैसे ऑर्बिटल की साइज बढ़ेगी इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस भी बढ़ेगा, यानी 1s का ऑर्बिटल अप टू सर्टेन डिस्टेंस ही जाएगा, 2s का उससे ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर सकता है, 3s का उससे भी ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर सकता है। यानी हर एक इलेक्ट्रॉन, चाहे 1s का हो, चाहे 2s का हो, चाहे 3s का हो, चाहे 4s का हो, हर एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास तो मिलेगा ही, न्यूक्लियस के पास तो मिलेगा ही, लेकिन वो न्यूक्लियस से कितना दूर जा सकता है ये हर एक शेल डिसाइड करेगा। 1s शेल है, फर्स्ट शेल है, तो वो न्यूक्लियस से थोड़े डिस्टेंस तक दूर जाएगा, नजदीक ही रहेगा। 2s न्यूक्लियस से थोड़ा दूर जाएगा, 3s वो और दूर जाएगा, ठीक है। चलो वो भी समझ में आ गया। ये क्या इंडिकेट कर रहा है? यहाँ पे साई की वैल्यू तो ऑलमोस्ट जीरो हो रही है, ऑलमोस्ट जीरो। अच्छा मैंने भले ही जीरो दिखा है, लेकिन वो ऑलमोस्ट जीरो है, ऑलमोस्ट जीरो है, जीरो 100% जीरो नहीं है, ऑलमोस्ट जीरो है।
और वापस ही इंक्रीज हो रहा है, साइड की वैल्यू और बढ़ रही है। और मैंने तो ये बताया साइड की वैल्यू जितनी ज्यादा होती है इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी उतनी ज्यादा होती है। तो ये क्या दिक्कत है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी ज्यादा न्यूक्लियस के पास, समझ में आ गया। दूर जा रहे हैं कम हो रहा है, समझ में आ गया। इलेक्ट्रॉन ऑलमोस्ट जीरो, लेकिन वापस इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी बढ़ रही है। इसका मतलब इसका ग्राफ कैसा होना चाहिए, देखिए इसका ग्राफ ऐसा होगा। न्यूक्लियस के पास 2s के इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी ज्यादा, तो ये न्यूक्लियस के पास 2s के इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी ज्यादा। न्यूक्लियस के पास 2s की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। अब न्यूक्लियस से दूर प्रोबेबिलिटी कम हो गई, न्यूक्लियस से दूर प्रोबेबिलिटी कम हो गई, कम हो गई, कम हो गई। फिर एक ऐसा प्लेन मिला, एक ऐसा रीजन मिला जहां पे न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी जीरो, यानी जीरो नहीं ऑलमोस्ट जीरो, प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम होगी। वहां पे इलेक्ट्रॉन बिलियन ट्रिलियन टाइम्स रिवॉल्व करके एक बार आएगा, सोचो, यानी ऑलमोस्ट जीरो हो गई ना। तो वो प्लेन को मैं खाली छोड़ देता हूं। अब वापस इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी बढ़ रही है और इस पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम हो रही है, ठीक है, मैक्सिमम हो रही है। तो मैं ऐसे दिखाऊंगा, यहां से इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी वापस बढ़ रही है। मान लीजिए कि बाउंड्री सरफेस ड्रॉ कर रहा हूं, यहां पे इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम बढ़ रही है। अब ये बीच का रीजन ऐसा है जहां पे इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी, ये बीच का रीजन ऐसा है जहां पे इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम हो गई। ठीक है बच्चों, समझना ध्यान से, बच्चों समझना ध्यान से। बीच का रीजन, ये रीजन ऐसा है जहां पे इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी डार्क रीजन मैक्सिमम है, इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है बच्चों। ये इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी यहां पे मैक्सिमम होती है, मैक्सिमम होती है, मैक्सिमम होती है। अब वापस इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी कम हो रही है और जीरो ही है, तो कम हो गई, कम हो गई, कम हो गई, कम हो गई, चलिए कम हो गई, 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 ओके ओके ओके, ये कम हो गई, कम हो गई, कम हो गई, कम हो गई, कम, ओके, ये 2s सॉल्व है। अब इसमें बाउंड्री सरफेस पास कर रहा हूं, तो मुझे ये बाउंड्री सरफेस मिलेगी, ये वाली। अब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, लेकिन दो ऐसे रीजन है जहां पे मैक्सिमम है, एक तो न्यूक्लियस के पास और एक ये वाला रीजन जहां पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है, यानी ज्यादा से ज्यादा समय वो वहां पे पास करेगा, ज्यादा से ज्यादा वो वहीं पे रहेगा। ये ऐसा रीजन है जहां पे इलेक्ट्रॉन ऑलमोस्ट जीरो हो रहा है, उससे दूर नहीं जाएगा। ये ऐसा रीजन है जहां पे इलेक्ट्रॉन ऑलमोस्ट कम हो गए, लेकिन बीच का ये ऐसा प्लेन है, ये बीच वाला ऐसा प्लेन है जहां पे इलेक्ट्रॉन शायद एक बार बिलियन ट्रिलियन टाइम्स रिवॉल्व करके एक बार शायद आएगा। यानी ये एक ऐसा रीजन है जहां पे इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट जीरो होती है। इसे हम लोग नोडल प्लेन बोलते हैं। दिस इज योर नोडल प्लेन, इससे नोडल प्लेन बोलते हैं, इसे नोडल प्लेन बोलते हैं। रिमेंबर दिस थिंग, ये नोडल, और इसका शेप भी क्या हो गया, इट इज आल्सो अ स्फेरिकल शेप, ये स्फेरिकल शेप। अब ये सोचो कि 1s जो है उसका एक रीजन है, 2s में ऐसे दो रीजन मिले। 3s का ग्राफ प्लॉट करता हूं बच्चों, 3s का ग्राफ प्लॉट करता हूं, कैसा मिलेगा पता है, ऐसा है ना। इसका मतलब 3s में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास मैक्सिमम टाइम स्पेंड करेगा, फिर न्यूक्लियस से दूर जाएगा, कम होता जाएगा। ये ऐसा प्लेन होगा जहां पे ऑलमोस्ट न्यूक्लियस, कुछ ऐसा प्लेन जहां इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी हो गई नहीं, जीरो, यानी ये नोडल प्लेन हो गया। अब वापस मैक्सिमम हो रही है कुछ इस तरह से, फिर वापस कम होगा कुछ इस तरह से, राइट। अब यहां पे वापस इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी जीरो हो रही है, फिर वापस मैक्सिमम होगी, यानी तीन रीजन मिलेंगे, साइज बढ़ जाएगी न्यूक्लियस की। तो मैं सिर्फ शॉर्ट में आपको दिखा रहा हूं, कहां पे दिखाऊं, ठीक है, यहां पे देख लो, छोटा सा बनाता हूं। ये पहला रीजन, ये दूसरा रीजन, ये तीसरा रीजन, इसके अंदर प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम न्यूक्लियस के पास। ये प्लेन ऐसा है जहां पे इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी जीरो होगी, वापस मैक्सिमम, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम। ये प्लेन ऐसा है, वापस जीरो हो जाएगी और इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी, यानी ये न्यूक्लियस का डिस्टेंस जो है ये कम होगा, 2s में ज्यादा होगा, 3s में तो बहुत ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम डिस्टेंस से जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि 1s में ऐसा एक भी रीजन नहीं है जहां के इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी जीरो, प्लेन के बाहर तो नहीं जाएगा लेकिन अंदर इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी जीरो। यहां पे एक ऐसा रीजन है जहां पे इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी जीरो, ये दो रीजन के बीच में, यानी ये ऐसा रीजन है जहां पे इलेक्ट्रॉन को बिल्कुल पसंद नहीं है, वो वहां पे जाएगा ही नहीं।
धक्का मार के खिसका के जाएंगे, तू एक बार तो जा, तब जाके एक बार जाके वापस आएगा। तो 3s में ऐसे दो रीजन होंगे, इस तरह के दो रीजन होंगे, यानी दो नोडल प्लेन। 4s में दो नोडल प्लेन, 4 रीजन होंगे। समझ में आ रहा है? यानी हर एक s ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास जाएगा और दूर भी जाएगा। फर्क कितना है कि 1s बहुत दूर नहीं जाता, 2s थोड़ा दूर जाता है, 3s और दूर जाएगा, 4s और, यानी किसी भी इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस के पास आने की कोई रोक टोक नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है न्यूक्लियस के पास आने की। वो न्यूक्लियस के पास आ सकता है, लेकिन कितना दूर जाना है वो शेल डिसाइड करेगा। 1s शेल डिसाइड करेगा, तुझे बहुत ही दूर नहीं जाना है, नजदीक से राउंड लगा के आ जाना है। 2s करेगा, नहीं एक काम कर, थोड़ा दूर जाके आ। 3s नहीं, तू और दूर जाके आ। लेकिन जब मैं 1s 2s 3s की हो जाऊंगा, तब मुझे बीच में ऐसे भी प्लेन मिलेंगे जहां पे इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम होगी, यानी बहुत लेस टाइम स्पेयर करेंगे, उसे हम बोलते हैं नोडल प्लेन। ये पूरा s ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट, ये पूरे s ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट, ठीक है? प्लॉट कर दो अच्छे से। ये चलिए, तो अब हम जाते हैं p ऑर्बिटल के कॉन्सेप्ट पे। शेप ऑफ p ऑर्बिटल्स, चलिए बने चाहे दुश्मन, ज़माना हमारा सलामत रहे दोस्त। चलिए, p ऑर्बिटल, शेप ऑफ p ऑर्बिटल। ये s का तो समझ में आ गया, स्फेरिकल शेप होता है, 1s स्फेरिकल, 2s स्फेरिकल, 3s स्फेरिकल, ठीक है? ये समझ में आ गया होगा, आई गेस आपको पता चल गया होगा। अब 2p के बारे में बात करते हैं, p ऑर्बिटल्स। लेट्स मूव ऑन फॉर p ऑर्बिटल्स। अच्छा, अब सीधे ग्राफ, ये सारी चीजें अब मैं डिटेल ले जा रहा हूं, साई की वैल्यू और सीधे ग्राफ पे जा रहा हूं, सीधे ग्राफ पे जा रहा हूं। साई वर्सेस आर का जो ग्राफ एक्सेप्ट हुआ है, साई वर्सेस आर का जो ग्राफ एक्सेप्ट हुआ है 2p के लिए, 2p के लिए साई वर्सेस आर का ग्राफ 2p के लिए। अरे ओ बच्चे, थोड़ा तो रहम कर, ये ऐसे, चलो ये ऐसे, 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 ओके फाइन। अरे क्यों ऐसा कर रहा है भाई? चलिए हो गया, चलो ऐसा फाइनाइट है, कंटिन्यूस है, इक्विलिब्रियम एक्सेट्रा। लेकिन हम क्या देख सकते हैं यहाँ पे, न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी है ही नहीं है। यहां पे न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होगा ही नहीं। लेकिन हाँ, न्यूक्लियस से दूर जाओगा तब इलेक्ट्रॉन की साई की वैल्यू मैक्सिमम हो रही है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम। अब मैं इसको साई स्क्वायर के फॉर्म में प्लॉट करूंगा तो मुझे ये मिलेगा। तो मैं साई स्क्वायर वर्सेस आर का एक ग्राफ दिखा रहा हूं, ये ऐसा मिलेगा। इसको प्लॉट करके देखते हैं। न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन होगा ही नहीं, यानी मान लीजिए कि न्यूक्लियस है, अब न्यूक्लियस से यहां पे है ही नहीं, अब न्यूक्लियस के दूर जाओगे तो रीजन बढ़ेगा ना, तो ऐसा मिलेगा 2px, सॉरी 2p का ग्राफ, 2p ऐसा मिलेगा। न्यूक्लियस के दूर जाओगे तो ग्राफ ऐसा मिलेगा। ये मैं नहीं बता रहा हूं, ये जो एक्सेप्टेड पार्ट है वो दिखा रहा है, ये जो एक्सेप्टेड पार्ट है वो दिखा रहा है, ये 2p का ग्राफ मिलेगा। यानी अब सीधे सीधा एक्सप्लेन कर देता हूं, न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम, न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम, मुझे ये ऐसा मिलेगा, ठीक है? अब जितना डिस्टेंस से जाओगे उतनी प्रोबेबिलिटी कम होती जाएगी, वापस प्रोबेबिलिटी कम होती जाएगी, वापस प्रोबेबिलिटी कम होती जाएगी। 2p का ग्राफ ऐसा मिलेगा। हो गया ये 2p का ग्राफ, है ना? ये ऑर्बिटल का शेप, मुझे बाउंड्री सरफेस मिली ऑर्बिटल की बाउंड्री सरफेस। अच्छा, मैं बाउंड्री सरफेस ड्रॉ करूंगा ऑर्बिटल की, तो मुझे ऐसे मिलेगी, ये बाउंड्री सरफेस ऐसे और ये ऐसे मिलेगी बाउंड्री सरफेस ऑर्बिटल की। यानी आप ऐसा बोल सकते हो, इसको ऐसे ड्रॉ कर देते हैं, थोड़ा चेंज कर देता हूं ऐसे, तो ये ऐसे होगा। देखो बाउंड्री सरफेस, डंबल्स देखा है ना, डंबल्स कुत्ते की हड्डी है, हड्डी के पीछे डॉट टाइप कुत्ता ऐसा ही दिख रहा है ना। डंबल्स देखा है, डंबल्स उठा दे वैसा, इसे डंबल शेप बोलते हैं। यानी p ऑर्बिटल का जो शेप होता है डंबल शेप। बच्चों ये मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमेगा, नहीं। देखो इलेक्ट्रॉन वेव के फॉर्म में घूम तो रहा है, ये पता है, लेकिन वो किस तरह से घूम के ये शेप बना रहा है ऑर्बिटल का, किसी को पता नहीं है।
हमने तो सिर्फ बाउंड्री सरफेस बनाई है इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी के हिसाब से, उसके हिसाब से पता चला पी ऑर्बिटल का शेप डम्बेल शेप होता है, यानी इलेक्ट्रॉन ये सारे पोजीशंस पे मैक्सिमम होगा। न्यूक्लियस के पास बहुत ही कम टाइम स्पेयर कर गए, यानी यहाँ पे नोडल प्लेन बनाया जा सकता है। 3p ऑर्बिटल, तो 3p ऑर्बिटल में जैसे 1s 2s में दो रीजन मिल रहे थे, वैसे ये 2p है। अगर मुझे 3p बनाना हो तो चलो यहीं पे बना देता हूं। 3p बनाना हो तो ये पहला रीजन है, ऐसा ही रीजन मुझे एक और मिलेगा बाहर की ओर, ऐसा। यानी 3p में इलेक्ट्रॉन यहां पे भी होगा मैक्सिमम, कुछ इस तरह से, ठीक है। अब बीच में प्लेन मिलेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम नहीं होगी, सॉरी जीरो होगी, लीस्ट होगी, नोडल प्लेन को जिसे हम बोलते हैं नोड्स या नोडल प्लेन। फिर वापस एक रीजन मिलेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है। यानी जैसे 1s 2s के प्लॉटिंग हमने किया और ग्राफ बनाया 1s 2s 3s, वैसे ही p में होता है, वैसे ही p में। तो ये दोनों 2p के ही, सॉरी 3p के ही है, ऐसा नहीं है कि ये 2p का है और ये नहीं, दोनों 3p के। इलेक्ट्रॉन यहां पे जाएगा, यहां पे जाएगा, यहां पे जाएगा, लेकिन फर्क कितना है, 2p का इलेक्ट्रॉन इतने डिस्टेंस से ट्रैवल करेगा जबकि 3p का इलेक्ट्रॉन ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। 4p एक और रीजन बनाएगा, 5p एक और। इस तरह से ग्राफ होते हैं डबल शेप। और डी ऑर्बिटल का बस ऐसे ही, डी ऑर्बिटल का मैं डायरेक्टली ग्राफ दिखा देता हूं। डी ऑर्बिटल के मुझे ऐसे शेप मिलेंगे, तुम ही कुछ बतलाओ इसको, ये ऐसे डबल डम्बल शेप, दो डम्बल शेप मिलेंगे इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी। तो अब समझाने की जरूरत नहीं, आप समझ सकते हो। ऐसा ही कोई ग्राफ मिला होगा मुझे और मैंने प्लॉटिंग किया होगा और बाउंड्री सरफेस बनाई होगी, इसे डबल डम्बल शेप मिलते हैं, डबल डम्बल शेप। तो ये डिटेल नहीं जाएंगे, ये अब आप समझ सकते हो कि ये इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी, ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी 0 है, इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी, यहाँ पे मैक्सिमम होगी, यहाँ पे मैक्सिमम होगी, ब्ला 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 व्हाटएवर, ठीक है। तो एस ऑर्बिटल का शेप कौन सा हो गया, स्फेरिकल। पी ऑर्बिटल का शेप कौन सा हो गया, डम्बल शेप। और डी ऑर्बिटल का शेप कौन सा हो गया, डबल डम्बल शेप, डबल डम्बल शेप। एफ ऑर्बिटल इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड शेप, 8 फोल्ड जैसा शेप मिलता है। सनफ्लावर कैसा होगा, येलो कलर कुछ देखेगा बोलते। तो ये है पूरा कॉन्सेप्ट शेप वैल्यू। लेकिन जैसा मैंने बताया साई की सारी वैल्यू एक्सेप्ट नहीं होती। जब हम मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे तब सारी वैल्यू नहीं, फाइनाइट कंटीन्यूअस सिंगल जो होती है वो एक्सेप्ट होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग शेप ऑफ ऑर्बिटल का लेक्चर खत्म कर रहे हैं। Till then, study well, take care of yourself. Thank you everyone and have a nice time.